नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संबोधन की जिसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, खासतौर से मिडल ईस्ट युद्ध को लेकर। आखिर क्या कुछ उनके पूरे भाषण में रहा है, डिकोड करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल उनको पाषाण युग में पहुंचा देंगे, स्टोन युग में पहुंचा देंगे और निस्तनाबूद कर देंगे ईरान को। लेकिन जिस तरीके से ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है और लगातार ये भी देखने में आ रहा है कि जंग कहाँ रुकेगी, कोई उसका अभी ठिकाना नहीं है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन लगातार ये बात भी कह रहा है कि हम जंग को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे, वहां से निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब के जो बयान है लगातार बदल रहे हैं। हर दिन उनका जो नया बयान आता है वो कहीं ना कहीं चौंका देता है और पिछले बयान से कहीं ना कहीं काउंटर कर देता है। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर हम बात करेंगे। जेएनयू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जेएनयू में और इंटरनेशनल मामलों में अपनी खासी रुचि रखते हैं और जानकारी रखते हैं, खासतौर से अमेरिका की। अमेरिका को लेकर उनका फोकस रहता है कि वहां की राजनीति में क्या चल रहा है और इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में अमेरिका है। हम बात करेंगे उन्हीं से, डॉक्टर अभिषेक से। अभिषेक सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। अभिषेक सर, आप भी लगातार देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे अमेरिका को कि इस टाइम अमेरिका की राजनीति में या अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है। ट्रम्प साहब लगातार जो बयान दे रहे हैं वो हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं और साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके से उनका जब कोई बयान आता है तो मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है। और अब जब जब ट्रम्प साहब ने आज पूरे देश को संबोधित किया है, आपने भी उनका भाषण सुना होगा। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अमेरिका जो बात कह रहा है, जो ट्रम्प साहब जो बात कह रहे हैं कि हम अभी 2-3 हफ्ते तक इतने प्रहार करेंगे अमेरिका ईरान के ऊपर कि उसको पाषाण युग में पहुंचा देंगे, पत्थर एज में पहुंचा देंगे। क्या वाकई में सर जो उनकी बातें हैं समझने लायक हैं या उन पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है? कोई आप थोड़ा प्रकाश डालिए सर। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और ये युद्ध वेपन और जबान दोनों लेवल पे लड़ी जा रही है। तो जो बात राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं और वैसा हो रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है पिछले एक महीने में। निसंदेह अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर है वो एक निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। अब राष्ट्रपति ट्रंप को निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वो लेकर के आए थे वो ऑब्जेक्टिव अब तक तो कहीं सफल होता नहीं दिख रहा है। तो जो वो रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे, रिजीम चेंज नहीं हुआ है, लीडरशिप चेंज हुई है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो वो डीमिलिटराइज करना चाहते थे ईरान को, ईरान ने ये दिखा दिया कि उसके पास अभी बहुत वेपन पड़े हुए हैं जिससे हम्म। वो युद्ध को खींच सकता है लंबे समय तक। तो उस वॉर की स्थिति में अब डिसिसिव होना पड़ेगा राष्ट्रपति ट्रंप को। तो जो वो कह रहे हैं कि पाषाण युग में पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वॉर की हिंट दे रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक किए बिना आप किसी कंट्री को पाषाण युग में या स्टोन एज में नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में अमेरिका न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं तो वो वेट किसका कर रहे हैं? भाई, यूरोप उनके साथ खड़ा नहीं है। आ, बाकी जो दूसरे देश हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ निर्णायक युद्ध में जाइए। तो हम्म। उन्हें जो ये बार बार जो वो धमकी दे रहे हैं ईरान को, और उनकी धमकी को ईरान सीरियसली नहीं ले रहा है, तो ये सिर्फ एक जुबानी जंग बन के रह जाती है। ऐसे बिल्कुल। सिचुएशन में राष्ट्रपति ट्रंप को या तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना पड़ेगा और नहीं तो इस वॉर से पीछे जाना पड़ेगा उन्हें। इनके पास अब ये दो ही रास्ते बचे हैं। आप जो बात कह रहे हैं कि किसने रोका है उनको, और जो हमने बात की कि स्टोन एज में ले आने की वो बात कर रहे हैं, क्या वो एक प्रेशर टैक्टिक्स रखती है उनकी कि हम इस तरह की धमकी दें, शायद वो कुछ नैरो डाउन हो जाएं, मेलो डाउन हो जाएं ईरान वाले और जो उनकी बात है मान लें? क्या ये लगता है कि टैक्टिक्स है उनकी ट्रम्प प्रशासन की कि भाई हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, या जो उनकी जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको तबाह कर ही दिया है, और जो उनका यूरेनियम वो लेने की बात कह रहे हैं कहीं उसको ही डिस्ट्रॉय कर दें वहां पर, ताकि इनका वेपन भी ना टूटे और इनका जो यूरेनियम प्रोग्राम है या यूरेनियम है उसको भी हम खत्म कर दें। देखिए, धमकी जो देने की बात है, तो पिछले 35 दिनों में ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी धमकी दी, हम्म। और अब ईरान उससे सैनिटाइज हो चुका है। हम्म। अब ईरान उनकी धमकियों से डर नहीं रहा है, जैसा ईरान का एक्शन हमें दिख रहा है, ईरान का रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो उन्होंने कहते हैं ना कि
साम दाम दंड भेद वो सारी नीति अपना चुके हैं। उन्होंने मीडिएशन करने के लिए एक ऐसे देश को चुना कि जिसकी ना पाकिस्तान, जिसकी ना अमेरिका पे कुबत चलेगी, जिसका ना ईरान सुनने वाला है। तो उनकी जो चॉइसेस हैं वो टाइम टाइम और चॉइस दोनों मैच नहीं कर रहा है। जो वो बात कह रहे हैं धमकी देने की, वो धमकी ईरान सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, उस धमकी से ईरान डर नहीं रहा है। दूसरी चीज कि जो वो प्रयास कर रहे हैं ईरान को घुटने पर लाने का, जो उसके इस्फान सिटी पे जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पे उन्होंने अटैक किया, उसका भी कुछ असर नहीं दिखा। तो एक तो ये दिखाता है कि डीमिलिटराइजेशन नहीं हो पाया, रिजीम चेंज नहीं हो पाया, और शांति वार्ता भी विफल हो चुकी है। तो तमाम असफलताओं के बाद मैं फिर से यही कहूंगा, तमाम असफलताओं के बाद अमेरिका के पास ऑप्शंस बस दो ही बचते हैं। एक तो सच में एक डिसिसिव वॉर की तरफ बढ़िए, और जो ऑब्जेक्टिव थे उसको आप पूरा करिए, और नहीं तो आप वियतनाम की तरह, अफगानिस्तान की तरह बुर्का पहन के वापस चले जाइए। सर, जो मैं आपको बात आप जो बात कह रहे हैं कि या तो न्यूक्लियर अटैक कीजिए या फिर ऐसे डिसेसिव अटैक कीजिए कि ईरान खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में आज ये बात कही है कि हम अगले 2-3 हफ्ते तक इतने कड़े प्रहार करेंगे कि ईरान की रूह कांप उठेगी, क्या वाकई में वो बहुत बड़े प्रहार करने वाले? क्योंकि जो मिलिट्री एक्सपर्ट है वो भी ये बात कह रहे हैं कि अब अमेरिका शायद अपने उन बॉम्बर्स को उतारेगा जो 30-30 हजार टन के बम गिरा सकते हैं, 20 हजार टन पाउंड के जो बम है वो गिरा सकते हैं, माफ कीजिएगा टन की बात कर रहा हूं मैं, जो पाउंड के बम है वो गिरा सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है बहुत ज्यादा होगा, वो कई कई किलोमीटर के इलाकों को खंडर बना देते हैं। क्या अमेरिका अब उसकी तरफ बढ़ रहा है? आपका भी इशारा उसी की तरफ है? और मेरा इशारा उसी की तरफ है, और मैं वही बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका इस ह्यूमिलिएशन को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा, और अब अमेरिका डिसिसिव वॉर में ही जाने वाला है। मैंने इसके पहले भी किसी और आपके पत्रकार बंधु से बात हो रही थी, मैंने वहां भी कहा था कि अमेरिका बहुत कड़ा पलटवार करेगा। ये जो अमेरिका ने 10 दिन 15 दिन का जो सीज फायर का अनाउंस किया था, या वो एक टॉकिंग टेबल पर वो आए थे, वो बेसिकली अमेरिका एक टाइम सब्सक्राइब कर रहा था, वो कहते हैं ना कि टाइम बाय कर टेक रहा था। टेक योर टाइम, आई एम टेकिंग माई टाइम टू रिकलेक्ट हाँ, माई थिंग्स एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी एब्सोल्युटली, हार्ड। एब्सोल्युटली वही हुआ है। अमेरिका ने दो स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला, वो टाइम बाय करके अपने आप को स्ट्रेंथन किया, अपनी स्ट्रैटेजी पे डिस्कशन हुई, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अब इस पूरे जो विध्वंस होगी आगे, इसका वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि याद होगा आपको श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा था कि अब मैं इस सभा से जा रहा हूं और इस सारे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। तो अब जो विध्वंस होगा अ, ईरान में, उसके लिए जिम्मेदार वो सारे पक्ष होंगे जिन्होंने शांति वार्ता को सफल नहीं होने दिया, या जो शांति वार्ता के हिस्सेदार थे और शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई, जिसमें ईरान की एक बड़ी भूमिका है। ईरान, देखिए आप इस युद्ध को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। लगातार 35 दिनों से चल रहा है युद्ध। इस युद्ध में अमेरिका ईरान पर अटैक किया, ईरान ने इस वॉर को रीजनल बनाया, हम्म। यूएई पे, कतर पे, इस पे अटैक करके उसने इस रीजनल बनाया इस वॉर को। और जब रीजनल वॉर में भी ईरान ने देखा कि मुझे वो गेन नहीं हो रहा है, तो ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक करके वॉर को ग्लोबल बना दिया। हम्म। तो क्या सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अमेरिका पे फिक्स होगी, या ईरान पे भी फिक्स लेकिन होगी लेकिन अभिषेक जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी? मैं आपको थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा इस चीज में। आप जो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका बड़ा जिम्मेदार है। जब इनकी जो मध्यस्थता चल रही थी स्विट्जरलैंड में, वहां पर ओमान के बीच में जब ये मध्यस्थता हो रही थी, और ईरान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मान भी गया था कि जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने 28 फरवरी को इनके ऊपर अटैक किया। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया कि अमेरिका ने बैकस्टैप किया है, और जो पीस टॉक चल रही थी या जो नेगोशिएशन चल रही थी उसको कहीं ना कहीं डिरेल कर दिया अमेरिका ने ही। और अमेरिका ही इस जंग के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि
ट्रम्प साहब की जो ईगो थी वो ज्यादा बड़ी हो गई थी उन नेगोशिएशंस के आगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ज्यादा इसमें एलिजिबल होता है इस चीज के लिए कि हाँ आपकी वजह से वॉर बढ़ी थी। जो कि आप जो बात कह रहे हैं कि ईरान या दूसरे दोस्त शामिल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर इसमें कोई दोषी है इस वॉर को एस्केलेट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका है और ट्रम्प साहब है इसमें। मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड में चल रही वार्ता का मामला नहीं है, ये जी। मामला पिछले 15 सालों से है। जब जेसीपीओए कमिटी बनी, ज्वाइंट कमिटी फॉर न्यूक्लियर हम्म। ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें ये बातें हुई कि आप इनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकेंगे। हम्म। लेकिन जब से बातें चल रही हैं तब से 20% इनरिचमेंट से 60% इनरिचमेंट पहुंच चुका है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी नहीं रोका। तमाम उन पक्षों को धोखा देते हुए ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ाता जा रहा है। तो मेरा यही सवाल होगा, तो क्या अमेरिका या वो विश्व के देश ये इंतजार करेंगे कि ईरान 90% जब न्यूक्लियर एंगेजमेंट कर लेगा तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत ही जेन्युइन सवाल सबके मन में आएगा कि तो अमेरिका कौन होता है ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने वाला? बिल्कुल। आप ये बताइए कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हिजबुल्ला, हौती, हमास, इनकी जो भूमिका है ईरान के अंदर, या इनकी जो ईरान के जो वर्तमान सरकार है उनके साथ जो इनकी जो नजदीकियां हैं, हम्म। वो खुलेआम है, वो कोई छुपी तो है नहीं। तो बिल्कुल। उसके उसकी जिम्मेदारी, अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला गया, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां भी हम्म। लश्कर तैयबा और अलकायदा जैसे बहुत आतंकी बहुत संगठन संगठन है। एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिव हैं। तो अमेरिका को सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकना चाहिए, अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस क्योंकि इन सब में अभिषेक जी कहीं ना कहीं इजराइल वो मोहरा बना था, या जो वो इजराइल एक ऐसा सेंटर पॉइंट बना था जिसके अमेरिका के कंधे पर बंदूक के इजराइल ने कहीं ना कहीं चलाई है। अमेरिका ने उस चीज का फायदा उठाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को ही था। वो जानता था कि जिस दिन इनके पास परमाणु हथियार आ जाएगा या इनके प्रॉक्सीज के पास कुछ ज्यादा हथियार आ जाएंगे, वो सीधा इजराइल पर अटैक करेंगे। और इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नब्ज कहीं ना कहीं दबाए हुए है, ट्रम्प साहब को अपने एक उसमें अपने अंडर किया हुआ है, उनकी बातें मान रहे हैं। शायद इजराइल ने पूरा गेम को बैक डोर पे कहीं ना कहीं संभाला है। ये बिल्कुल मैं आपसे इस पॉइंट पे सहमत हूं, क्योंकि देखिए, डेथ टू इजराइल, हम्म। एक जगह नहीं, कम से कम दसियों जगह ऐसे खुमैनी जो जो मारे गए इस वॉर में, उन्होंने कई जगह ऐसे स्टेटमेंट दिए, और उनके देश का नारा था कि इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इजराइल नहीं, इजराइल भी ईरान के लिए ऐसे ही नारे लगाते हैं, इजराइल के लोग भी। तो डेथ टू इजराइल जब किसी देश का ही एजेंडा बन जाए, और उस देश के पास ऐसे अगर खतरनाक हथियार आ जाएंगे, तो वो देश को आत्म सुरक्षा, सेल्फ जो सिक्योरिटी है, उसकी उसकी तो भूमिका निभानी होगी, पहली चीज। और इस वॉर के पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो इसराइल की है। और इसराइल ने ये बार बार कन्विंस किया अमेरिका को कि ईरान के पास वो सारे न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ईरान के पास वो न्यूक्लियर वेपन है जिससे खतरा हो सकता है। अब आप बताइए कि इस जो डर था अमेरिका को या इसराइल को पूरे मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज में, कि अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट है या अमेरिकन जो सेंटर्स हैं उस पर अटैक हो सकते हैं, वो सारे डर सही साबित हो रहे हैं, पहला। हो रहे हैं बिल्कुल। दूसरा, पहला साबित हुआ। दूसरा, जो डर था कंट्रीज का कि ईरान के पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जो वैश्विक शांति के लिए खतरा हो सकते हैं, दिखा कि ईरान सिर्फ ड्रोन से नहीं, ईरान डियागो गार्सिया तक अटैक कर सकता है। तो ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। बिल्कुल। प्रॉब्लम हमें ईरान से नहीं है, ईरान जैसे मुल्क से समस्या नहीं है, समस्या वहां के राजनीतिक संरचना से है। जो राजनीतिक संरचना इस तरह के प्रॉक्सीज, जो हौती, हमास और हिजबुल्ला है, उनको मदद कर रही है, उससे समस्या है। वो अगर शासन में बैठे लोगों के साथ इतने नजदीकियां रखेंगे, तो इस तरह के हथियार कभी भी वैसे हाथों में जा सकते हैं जो इररेस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, और कहीं भी लोग मारे जाएंगे। तो अब तो ये होगा कि या तो आप पहले ही
न्यूट्रलाइज करिए ऐसे चीजों को, या तो आप वेट करिए कि कोई बड़ी कैटेस्ट्रॉफी हो तब हम एक्शन लेने जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में पहला ऑप्शन ज्यादा बेटर है रादर देन द सेकंड ऑप्शन, मेरे हिसाब से। बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और दूसरी बात जो आपने कही इजराइल की बात, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज्यूस का बड़ा रोल है। और इस पे एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है जॉन मेयर साइमर और स्टीफन वॉल्ट ने। ये बुक आपके दर्शकों को पढ़नी चाहिए, इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी को कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि कैसे इजराइल लॉबी यूएस के मिडिल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करती है, कि किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ हमें ऐसे नियम रखने हैं जहां बड़े सख्त नियम हो। और इजराइल जो कि मिडिल ईस्ट के उस रीजन का, वेस्ट एशियन रीजन का पार्ट है, और इजराइल की सिक्योरिटी यूएस के हाथ में है, तो वो हमेशा ये निर्धारित करते हैं कि जी जो पक्ष हमारे लिए खतरा बनेगा वो यूएस के लिए भी खतरनाक है। बिल्कुल। इसलिए इसलिए आप देखिए कि जो ईरान अभी न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, या डेथ टू इजराइल की बात कर रहा है, उसके ऊपर इजराइल और यूएस दोनों मिल करके अटैक कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के, यूरोप की फोर्सेस उनके साथ नहीं आ रही। नहीं आ रही है। बिल्कुल। अभिषेक जी, कौन सा इजराइल लॉ? आप जो बात कह रहे हैं कि इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, सब जानते हैं इस बात को कि जिस तरीके से इजराइल अमेरिका में पॉलिसी को हैंडल करता है। आपको लगता है कि इस पूरे युद्ध में इजराइल जिस तरीके से रोल कर रहा है, अमेरिका को कहीं ना कहीं डाउन किया हुआ है उन्होंने? जो वो चाह रहे हैं इजराइल उससे बात करा रहे, अपना मन की काम करवा रहा है उनसे वो, चाहे वो वॉर करने की बात हो या कोई भी अटैक करने की बात हो। इजराइल अपर एज पे है कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध में, ईरान अमेरिका के ऊपर। ये अमेरिका ने ये सोचा था कि आयतुल्लाह खमैनी को एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और ये वॉर खत्म हो जाएगी। उन्हें लगा था कि ये सेकेंड वेनेजुएला बनेगा हमारा, कि राष्ट्रपति को हटाया और वेनेजुएला में हमारा सिस्टम काबिज हो गया। ऐसा हुआ नहीं, तो ये वॉर लंबी खिंच गई। राष्ट्रपति ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि ये वॉर इतनी लंबी जाएगी। तो इसलिए अब इस वॉर को जस्टिफाई करना, जो आपने कहा था, इस वॉर को जस्टिफाई करना स्पेशली अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के सामने, जो जुडिशरी है या जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके सामने वॉर को जस्टिफाई करना तो रिपब्लिकन का ही काम है। वो तो राष्ट्रपति ट्रंप को ही करना होगा। वहां तो बेंजामिन बिल्कुल। नेतन्याहू जाकर स्पीच नहीं देंगे कि ये वॉर क्यों जरूरी था। तो अमेरिका ने, ये अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगा, हम अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वापस लौट आएंगे, और एक बड़ा जो चैलेंज है, आइडियोलॉजिकल चैलेंजर है, या इस तरह के जो चैलेंज यूएस के डोमिनेंस को दे रहा है उस रीजन में, बीट पेट्रोल और पेट्रो डॉलर और लोकल करेंसी डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, उस सिचुएशन को हम एलिमिनेट करके हम भी अपने उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, और हम अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। लेकिन चूंकि सिचुएशन सॉल्व नहीं हुआ, इजराइल लगातार प्रेशर बनाए हुए है, या इजराइल लॉबी लगातार प्रेशर बनाए हुए है कि आपको ये वॉर को उसके अंतिम परिणति तक ले जानी ले होगी, जानी पड़ेगी। जो कि सऊदी और यूएई भी अब बोल रहे हैं। हम्म। इंपॉर्टेंट यह है कि अब सऊदी और यूएई भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने शेर को घायल छोड़ा बिल्कुल। तो ये कहां तक नुकसान पहुंचाएगा इस रीजन में, अब समझ नहीं सकते। अब बताइए, हॉर्मुज जो पिछले 1 महीने पहले तक वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट था, अब उस पर टोल टैक्स लग रहा है। तो बिल्कुल। इस पूरे वॉर में इस पूरे वॉर में थोड़ा सा मैं देख रहा हूं जो नैरेटिव है वो यूएस के अगेंस्ट है, लेकिन हमें थोड़ा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा कि हम्म। सिर्फ यूएस की जिम्मेदारी है ग्लोबल ऑडियंस को रिलीफ दिलाना, या ग्लोबल सिटीजन को रिलीफ दिलाने की जिम्मेदारी ईरान की भी होगी।
बिल्कुल। ईरान क्यों हॉर्मुज को ब्लॉकेट किए हुए है? जब वहां से 20% टोटल ऑयल का 20% ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसकी भी वो कहने की इंश्योर करे मजबूरी कि है, वो भी एक दबाव की पॉलिटिक्स खेल रहा है। उसको जानते हैं कि हॉर्मुज अगर बंद रहेगा तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी, और दूसरे देश कहीं ना कहीं प्रेशर डालेंगे अमेरिका के ऊपर कि आप इस युद्ध को यहीं विराम कीजिए और उनकी बातें मान लीजिए। कहीं ना कहीं वो इस तरह की एक टैक्टिक्स वो भी अपना रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स की। हॉर्मोज को हथियार बनाकर वो अब ग्लोबली अमेरिका को प्रेशर में डालना चाहता है, और यही कारण है कि हॉर्मोज को कब्जा लिया है, टोल टैक्स वसूल रहा है, और क्लियरली बोल दिया है उन्होंने कि अब हॉर्मोज नहीं खुलेगा। और आप अगर किसी को भी ये गफलत है कि ट्रम्प किसी की बात सुनते हैं, हम्म, तो ये बड़ी बहुत बड़ी चुनौती है उनके बिल्कुल चिंतन बिल्कुल। के विषय में। राष्ट्रपति ट्रंप किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है, वो अपने मन की सुनते हैं। वो आज ही आपने जो शुरुआत में जिक्र किया उनके बयानों का, उन्होंने कहा कि अगर ये युद्ध हम इस युद्ध में सफल नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी वैंस की होगी। तो हम्म, वैंस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल उन्होंने कह दिया कि हमारा मेरा अप्रूवल रेटिंग कम हो रहा है, तो इसके लिए कैरोलिन जिम्मेदार है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप सुबह उठते हैं, किसी पे 25% टैरिफ लगा देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप उठते हैं, कहीं पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप को डील करना मुश्किल काम है। अगर ईरान को ये लगता है कि वो हॉर्मुज को ब्लॉक करके राष्ट्रपति ट्रंप पे दबाव बना देंगे और राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हट जाएंगे, निसंदेह हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर वाले मोड पे आए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सीज फायर करते हैं, बातचीत के टेबल पे आओ। लेकिन ये सिचुएशन अब और गंभीर होगी। या तो हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलवाना होगा, और उसके लिए पूरा जो विश्व है वो बात करे, ईरान से भी बात करे। मेरा ये भी कहना है, ईरान से भी बात करे। दूसरा, नहीं तो अमेरिका को फुल प्रेशर से अटैक करके इस सिचुएशन को सॉल्व करना हो, क्योंकि अब जो 15 पॉइंट एजेंडा फ्रॉम यूएस एंड 5 पॉइंट एजेंडा फ्रॉम ईरान, ये दोनों एजेंडा ऐसे हैं जिसमें दोनों ही एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगा आपसे कि अब चूंकि ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया है कि हम बहुत कड़े प्रहार करने जा रहे हैं अगले एक दो हफ्ते में ईरान के ऊपर। सब जानते हैं कि ईरान को इस वक्त सपोर्ट रशिया कर रहा है, और चाइना भी कहीं ना कहीं एक बैकडोर से उनको सपोर्ट दे रहा है। अगर ईरान पर बहुत ताबड़तोड़ हमले होते हैं, बहुत बड़े हमले होते हैं, तो कहीं ना कहीं रशिया भी अब उनके साथ खड़ा हुआ है। और जब रशिया अगर खड़ा होता है कि या रशिया की कोई इंस्टॉलेशन को अगर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, या खुदा ना खास्ता खासा हो गया, तो कहीं ना कहीं रशिया भी इस फ्रंट में आ सकता है, चाइना भी साथ में आ सकता है। तो तब कहीं ना कहीं स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि फिर तो इस युद्ध को महायुद्ध कहना गलत नहीं होगा। देखिए, महायुद्ध होने के लिए दोनों पक्ष में बराबर बराबर लोग होने चाहिए। देखिए, रशिया और चाइना का ईरान के साथ खुलकर नहीं आने का ये भी पक्ष है कि यूरोप अमेरिका के साथ खुलकर नहीं आ रहा है। हम्म। अगर रशिया अगर रशिया खुलकर ईरान के साथ खड़ा होगा, तो हम्म। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप अमेरिका के साथ खुल के खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल। इस खड़ा हो जाएगा, इसलिए रशिया और चाइना खुल के नहीं आएंगे ईरान के साथ। वो बैकडोर से जो सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट करेंगे। हम्म। कोई भी देश ईरान के साथ खुल करके आने से इसलिए डर रहा है कि सिर्फ ये वेपन वॉर नहीं है। 21st सेंचुरी में हम्म। हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे इतनी बढ़ गई है कि हमारी बिल्कुल। टेक टेक डिपेंडेंसी है उनके ऊपर, हम्म। फिनेंशियल डिपेंडेंसी है उनके ऊपर। वो डिसाइड कर देते हैं कि किस देश पे कितनी टैरिफ लगेगी, कितना सैंक्शन लगेगा, क्या। कोई भी छोटा देश जो है, जो मेजर पावर है या मिडिल पावर है, वो यूएस के साथ अभी उस चुनौती वाले दौर में नहीं जाएगा, चुनौती देने वाले दौर में नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, रशिया और चाइना खुल के वॉर में नहीं आने वाले हैं। नहीं तो सच में यू, जो यूरोप अभी रिस्ट्रेन कर रहा है, रशिया के खुल के आते ही यूरोप यूएस के साथ खड़ा होगी। मुझसे खड़ा हो देन जाएगा। दिस इज द यूएस प्लस यूरोप वर्सेस ईरान प्लस रशिया आ जाएगा। और चाइना की तो मैं गारंटी लेता हूं कि चाइना किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा। क्योंकि वो जानता है कि जहां वो और वॉर में आया, कहीं ना कहीं नुकसान उसका ज्यादा हो जाएगा, मार्केट उसकी टूट जाएगी। जी, क्योंकि चाइनीज इकॉनमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई बेस्ड इकॉनमी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो
और जो आप आम भाषा में समझिए, जो व्यापारी होता है वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे। हमने देखा है कि अमेरिका पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो अब भारत के खिलाफ उन्होंने कई सारे बयान दिए, टैरिफ लगा दिया, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, हमने ऑयल नहीं खरीदने दिया रशिया से। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस वॉर के चलते अमेरिका भी थोड़ा सा मेलोडाउन हुआ है भारत के प्रति रवैये में। उनके जो विदेश मंत्री हैं या उनके रक्षा डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनके बयान हमने देखे हैं फिर हालिया कुछ दिनों में। कहीं ना कहीं भारत को वो अब दोबारा से साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत इस युद्ध में अगर पीस टॉक कहीं होती है तो बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हालांकि अभी पाकिस्तान वो कर रहा है प्ले कर उस रोल को, लेकिन भारत की अहमियत को वो अब दोबारा से समझने लगे हैं, और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीजें और ठीक हो जाएं भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में। नहीं, निस्संदेह देखिए, बीच युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद फोन करके प्रधानमंत्री मोदी से हम्म बात की। और राष्ट्रपति ट्रंप को पता है, भारत का स्ट्रेचर पता है और प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्रेचर पता है। तो अमेरिका भारत संबंध ठीक होंगे, पहली चीज बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी चीज ये कि भारत को भी जो एक दिख रहा था चैलेंज लास्ट 6 मंथ में, जो टैरिफ का चैलेंज या ऑयल डाइवर्सिफिकेशन का चैलेंज, वो हम्म भारत का भी चैलेंज रिजॉल्व होता जा रहा है। तीसरी चीज, जो भारत इसमें मीडिएटर बनेगा, ये हम्म मुझे स्पष्ट लगता है कि ना, देखिए, ट्रम्प और ईरान के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। ऐसे हम्म में मीडिएटर बनने से अपना नुकसान ज्यादा है। कल के दिन राष्ट्रपति ट्रम्प कह दें कि आप मीडिएटर थे इसलिए वॉर रिजॉल्व हम्म नहीं हुआ। अब हम्म वो सुबह उठे और उनके मन में कौन सी बात आ जाए और उससे मीडिएटर बनने से नुकसान ज्यादा है। बेटर है कि भारत दोनों पक्षों से समान दूरी बना करके अपने 145 करोड़ लोग जो हैं, उनके उनके हित की हितों को रक्षा करें। सुरक्षित करे, बिल्कुल। उनके हित की रक्षा करे। वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। क्योंकि हम्म अभी जो जरूरत है वो हमें गैस की, पेट्रोलियम की, हम्म फूड की और फर्टिलाइजर की, ये बिल्कुल सप्लाई चेन बनी रहे। हमें इस पे फोकस करना है। देखिए, भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि कोई 20-30 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल। 145 करोड़ की आबादी है। और ऐसे वॉर में, जो पिछले 4 साल से हम रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे थे, या हम्म अब हम ईरान इजराइल और यूएस वॉर देख रहे हैं, तो ऐसे में हमें बड़ा अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटी देनी होगी, ना कि हम इस युद्ध में हम क्रॉस फायर में बिल्कुल। घायल हो नहीं, जाए। वो अब हमारे भारत में एक कहावत भी है ना कि बेलगाम घोड़े को कौन पकड़ेगा। क्योंकि इस टाइम युद्ध बिल्कुल में जो जितने भी देश हो रखे, चाहे ईरान हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, बेलगाम घोड़े हैं। और भारत कहीं ना कहीं चाहेगा नहीं कि उस बेलगाम घोड़े को वो लगाम लगाए। बिल्कुल। हमारा युद्ध है नहीं ये। बिल्कुल। देखिए, एक तरीके से जो युद्ध अमेरिका, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, वो हमारा युद्ध नहीं है। हाँ, हम्म उस युद्ध का प्रभाव हमारे ऊपर है। बिल्कुल उस प्रभाव के खिलाफ हमें लड़ना है, न कि हम्म, उस युद्ध में जाकर के लड़ना है। बिल्कुल। शुक्रिया अभिषेक जी, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए, किस तरीके से जो अमेरिकी प्रशासन है वो इस वक्त पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि अगले कुछ दिनों में ईरान के ऊपर इतने भयंकर अटैक किए जाएंगे कि वो उनको पाषाण युग में पहुंचा देंगे, पत्थर वाली युग में पहुंचा देंगे। कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ये एक पूरे विश्व के लिए कड़ी चेतावनी होगी कि जो भी अब अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसका हाल इसी तरीके से होगा। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो जुड़ने के हमसे लिए। टकराएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ट्रंप साहब यही बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर।